वाक़ई में ये मैं प्रेज़ेंटेशन क्यों तैयार किया, इसका जेनेसिस बताता हूँ, पृष्ठभूमि बताता हूँ मैं। क्योंकि हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, उस इलाके में 2 सालों से हर आपके महीने के सेकंड सैटरडे को सामान्य तौर पर सुंदरकांड का पाठ होता है। तो सुंदरकांड का जो पाठ होता है, चाहे हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग पाठ कर रहे हैं, एज़ ए साइंटिस्ट जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, तो कोई आदमी जब एक्सपेरिमेंट करता है, तो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट से उसको मिलाता है। तो मैं थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट का माइंड हूँ, तो मैं सोचा कि 2 सालों से जो व्यक्ति, जो समूह अभी ये कर रहा है, क्या उसके व्यक्तित्व में कुछ परिमार्जित हुआ? और मैं ये मानता हूँ कि सुंदरकांड का जो पठन का उद्देश्य है, वह ये है कि सुंदरकांड में वर्णित हनुमान के चरित्रों के अंदर हम अपने आप को समाहित कर पाएँ। जैसा मैं सोचता हूँ मैं। आदि अब हनुमान का चरित्र इतना इतना महान क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा बलशाली होते भी, इतना भी ज्ञानवान होते हुए भी उनके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं था और पूरा भक्ति भाव का समर्पण था। तो क्या मैं अपने ऊपर कहता हूँ, क्या यदि मैं 2 साल से सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ मैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ मैं, तो क्या मेरे व्यक्तित्व के अंदर अहंकार गला? क्या भाव बढ़ा? क्या मैंने और ऊर्जा का स्रोत अर्जित किया मैंने? यदि उस गुणों में विकास नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि हमारे मैं जो क्रियाकलाप कर रहा हूँ मैं और अच्छे इंसान की बात में उससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है? आप सामान्य तौर पर देखेंगे कि सभी लोग प्रवचन देते हैं, है ना? और प्रवचन देने वाले का खुद के स्वयं के व्यक्तित्व के ऊपर उसका असर नहीं होता है। आप देखेंगे कि मतलब बहुत से धर्मात्मा हुए, महात्मा हुए, जिसे हम सोसाइटी में ये कहते हैं, लेकिन इनके यदि व्यक्तित्व को नज़दीक से देखेंगे, तो उसका आचरण से और वाणी से कोई समन्वय स्थापित नहीं होता है। तो ऐसे मेरा साइंटिफिक माइंड मेरा ये सोचा कि ऐसा होता क्यों है? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं और इन्हीं बिंदुओं के अंदर जो है हम इस प्रेजेंटेशन को बनाना शुरू किया मैंने कि क्यों लोगों के साथ ऐसा होता है, क्यों लोग ऐसे करते रहते हैं और मेंटल एनर्जी के क्या होता है, उसी के लिए एक मेरा एक छोटा-सा प्रयास है। आप लोग इसको सराहेंगे और समझेंगे और इसके बाद से फिर हम आप सभी मिलकर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब सारी जो समस्या आज की समस्याओं को मैं एक लाइन में कहूँ मैं, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या एक इंसान की समस्या, या समाज की समस्या, या राष्ट्र की समस्या, वह इंसान के माइंड के ऊपर रहती है ना? आप जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर व्हाट्सएप पर सारा मैसेज आप इस तरह का देखते होंगे, आप उसी में से कुछ मैसेज मैं आपके सामने डिस्प्ले किया हूँ मैं, टुडे वी हैव बिगर हाउसेज एंड स्मॉलर फैमिलीज़। आप इसमें से जिसमें टिक करते हैं उसमें आप देख लीजिएगा आप इसमें से कितने में टिक कर रहे हैं, कितने से आप सहमत हैं। फिर बाद में आपसे पूछूँगा कि इसमें से 2 या 4 पॉइंट कितने सहमत हैं। बहुत बड़े-बड़े घर लिए, पैसे बहुत बड़े घर ले लिए कि फैमिली छोटी होती जा रही है। हमारे पास सुविधाएँ बहुत है, कार है, मोटरसाइकिल है, डिजिटल है, सब कुछ है, लेकिन किसी के पास आज समय नहीं है ना? मोर कन्वीनियंस बट लेस टाइम, मोर डिग्री आके क्या है कि भरमार है, बट कॉमन सेंस बिल्कुल अनकॉमन हो गया है बिल्कुल। ठीक है? नॉलेज बहुत है, लेकिन जजमेंटल वैल्यूज़ की जजमेंट करने की क्षमता बहुत कम है। सारे एक्सपर्ट हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है। पहले के आज से 50 साल के पहले तुलना कीजिएगा, तो एक्सपर्ट की संख्या कम थी, प्रॉब्लम भी कम था। आज हर आदमी एक्सपर्ट है और प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जा रही है। मेडिसिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य के रूप से देखिएगा तो वेलनेस उतना ही कम होता जा रहा है। आदमी पैसे कमा रहा है और केयरलेसली बिना नियंत्रण के खूब खर्च कर रहा है, लेकिन उसका आनंद करने का समय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसमें से कुछ आप लोग सहमत होंगे, तो इससे आप इसको एप्रिशिएट कर पाएँगे। अब प्रश्न ये था कि सारी समस्या मैं ऐसा मानता हूँ कि मन की समस्या है। यदि मन को समझ लिया जाए थोड़े समय में, तो मन की ऊर्जा को यदि नियंत्रित कर लें, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने इसका पहला प्रेजेंटेशन में सेल्फ कंट्रोल पर दिया था, उसी की अगली अगली कड़ी से मान सकते हैं। तो ये माइंड का इतना इम्पोर्टेंस हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है कि योग वशिष्ठ ग्रंथ में उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा, मानसम विद्धि मानवम। इसका अर्थ है ह्यूमन इज माइंड इंडीड ओनली, मतलब यदि मनुष्य से माइंड निकाल दे तो ह्यूमन उसके बाद से मानव कोई रहता है, रही बच नहीं जाता है। और इसी चीज को दूसरे श्लोक के रूप में कहा गया है, मन सर्विदम राम तस्मिनात् चिकित्सते चिकित्सतो वै सकलो जगजालामयो भय। अर्थात यदि इंग्लिश में कहें तो माइंड इज ऑल, मन ही सब कुछ है। और सब कुछ क्यों है कि दैट इज एजेंट ऑफ ऑल एक्शन, जितने भी क्रिया हम करते हैं उसके वो एजेंट वही है, उसी के माध्यम से ही काम होता है। जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन में ज्वाइन किए हैं, आपके मन ने कहा है तब आप ज्वाइन किए हैं।
it is that by the healing of your heart and mind you can cure all the troubles and diseases. अभी हार्ट और माइंड को यदि आप हम इसको हील कर दें तो सारी आज की समस्याएं जो है, जो चुनौतियां हैं, वो सारे रोग है, सारे निदान हो जाएंगे, जो भी संसार में कुछ घट रहा है। इसलिए जब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, आज की समस्याओं को आप देखेंगे तो बिल्कुल सच बात नजर आती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो टॉपिक है हमने लिया है सब्लिमेशन एंड साइकिक एनर्जी। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो पढ़ते हुए जानते होंगे कि जब कोई ठोस पदार्थ आप सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका उस प्रक्रिया का नाम सब्लिमेशन करते हैं। बिना लिक्विड बने, बिना द्रव बने भी। जैसे कि कपूर की सब लोग आरती करते हैं, कपूर जैसे जलाते हैं, कपूर ठोस होता है, तो जब आरती हम लोग करते हैं तो सीधे धुआं में चला जाता है, फ्लेम बन जाता है, जैसे स्क्रीन में मैंने दिखा रखा है। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में। लेकिन इसको मेंटल साइकोलॉजी और मेंटल की भाषा में इसे क्या करेंगे, मेंटल एनर्जी की भाषा कैसे समझेंगे? तो इसको दूसरे तरह से सोचते हैं कि सब्लिमेशन इज टू रेज ए हायर स्टेट्स। अब जो वस्तु कपूर जो था सॉलिड स्टेट में था, वो सिकुड़ा हुआ था, जब हुआ उसको हमने आरती के लिए जलाया तो उसका स्टेट बदल गया, हायर स्टेट्स में आ गया, ऊंची अवस्था में आ गया और पूरी जगह फैल जाता है। अगरबत्ती आप जलाते हैं तो अगरबत्ती में लिक्विड नहीं बनता है, वो भी उसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है, हायर स्टेट में चला गया। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस यदि हम कहें अपने सीधे सारे शब्दों में, टर्निंग द सेम पावर टू ए हाई डायरेक्शन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसी ऊर्जा को हम एक नई दिशा दे दे, ऊंची दिशा दे दे, जो आपकी शक्तियां हैं उसको ऊंची दिशा दे दे, तो उस प्रक्रिया का नाम हम सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन कहते हैं अंग्रेजी में। और साइकिक एनर्जी क्या है ना? साइकिक एनर्जी वही एनर्जी कहती है, वो ऊर्जा होती है, जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते होंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं सभी हम, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा हिंदी में कहें, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, रसायन केमिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी पढ़ते रहते हैं। उसी तरह से आप यदि बॉडी को आएंगे तो बॉडी का मस्कुलर एनर्जी भी होता है, जो मसल काम करती रहती है। उसी तरह से एक दूसरी एनर्जी साइकिक एनर्जी आती है। तो साइकिक एनर्जी इज एनर्जी बाय व्हिच द वर्क ऑफ द पर्सनालिटी परफॉर्म। हमारे व्यक्तित्व के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा जो पर्सनालिटी द्वारा परफॉर्म होता है, उस जिस ऊर्जा के द्वारा, ऊर्जा का काम क्या होता है? ऊर्जा के माध्यम से भी काम करते हैं। यदि आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, चाहे शारीरिक काम हो, चाहे मानसिक काम हो, चाहे किस तरह काम हो। तो जो काम आप अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जो काम करते हैं और उसके जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम हमने साइकिक एनर्जी कहते हैं। सामने देखिए कोई आकर लिख रहा है, कोई डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, तो ऑल दिस एनर्जी बिकॉज ऑफ द साइकिक एनर्जी, मानसिक ऊर्जा के नाते होता है। अब आते हैं मन की, हम ग्रीक फिलोसफर्स ने पूरे माइंड को जो है 3 भागों में बांटा है। एक है थिंकिंग, दूसरा है फीलिंग और तीसरा है विलिंग। और थिंकिंग को संस्कृत में, जैसे लिटरेचर में पढ़ा था, उसमें लिखा आलोचना शक्ति या विचारणा शक्ति कह सकते हैं आप, शक्ति है। फीलिंग मतलब भावना शक्ति और विलिंग मतलब इच्छा शक्ति। तो इन्हीं शक्तियों के माध्यम से काम होता है। तो आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे पार्ट 1 में, वो थिंकिंग फैकल्टी के बारे में केवल बात करूंगा मैं, कि थिंकिंग फैकल्टी को कैसे हम सब्लिमाइम करें, कैसे इसको न्यू डायरेक्शन दें। इसी बात की चर्चा का आज विशेष पॉइंट रहेगा। अब देखिए थिंकिंग के सब्लिमेशन कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं हम। किसी विषय को आप लेकर के जब आप एक प्रेजेंटेशन ज्वाइन करे होंगे, जाने से पहले आपने सोचा होगा, तो आपसे प्रोज एंड कॉन्स आप सोचते रहते हैं। तो इस तरह की चीज को आप थॉट प्रोसेस कहते हैं, थिंकिंग फैकल्टी कह सकते हैं। अब सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू ए क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड देन शाइनिंग एज ए विजडम इज कॉल्ड द सब्लिमेशन ऑफ थिंकिंग और आलोचना शक्ति। यदि हिंदी में कहें तो यह वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में जो सूचनाएं होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज। इंफॉर्मेशन जो है वह आपकी नॉलेज में होता है और नॉलेज में ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद से आपका विजडम आता है। तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज में आता है, नॉलेज और विजडम में आता है, इस प्रक्रिया का नाम है सब्लिमेशन ऑफ थिंकिंग, इसे कह सकते हैं। मतलब हमें विचारना की शक्ति को नई दिशा प्रदान करना। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आज आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर आप जनरेशन गैप देखिएगा और देखिएगा कि आजकल के जो अक्सर कुछ लोग हमसे सहमत असहमत भी हो सकते हैं कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी आती है
और इन्फॉर्मेशन को हम नॉलेज मान लेते हैं और उसी के लिए हमारे अंदर एरोगेंस बहुत आता है, अहंकार बहुत आता है। पहले हमारे संस्कृत में कहा था विद्या दाति विनयम, तो विद्या आदमी ग्रहण करता था तो विनय विनय आती थी, और दूसरी कहा थी विनयम ददाति विद्या, विनय आपको विद्या देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो थोड़ा बहुत अनुभव है वह ये है कि नए जनरेशन में खास करके जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रहा है उसको आपको मान लेने के नाते आपको ऐसा महसूस होता है, नॉलेज मान लेते हैं बच्चे, और बहुत उनके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और एरोगेंसी आ जाती है। ये मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। एक्सेप्शन में 2-4 लड़के ऐसे अच्छे हो सकते हैं, मैं नहीं कहता मैं, लेकिन सामान्य सर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो लेकिन अंतर है, हम आगे समझेंगे कैसे अंतर है। अब हम समझते हैं कि देखिए इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विज़डम में पहले अंतर समझ लेते हैं, क्या होते हैं और उसके बाद से इस प्रक्रिया को समझते हैं। सूचना क्या है कि जैसे कोई चीज़ आपको कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप जैसे आपको किधर जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, चौराहे पर खड़े रहते हैं, पूछते रहते हैं, एक सूचना आपको मिल गई। अब जब उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, चलो पूरब दिशा में चलकर आगे बढ़ जाते हैं, तो नॉलेज आपका हो जाता है, ठीक है? और उसको फिर आप कभी आगे यूज़ करते हैं, तो आपका विवेक में आ जाता है, कब यूज़ करते हैं। दूसरा एक उदाहरण लेकर समझते हैं, जैसे चीनी है। अब किसी ने टीचर ने बताया कि या किसी पेरेंट्स ने बताया कि चीनी मीठी होती है, ये सूचना हुई। लेकिन चीनी को आपने खाया, तो आपका वो मीठापन लगा, तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हो गया कि यस, चीनी मीठी होती है। लेकिन चीनी कब खानी है, कितनी खानी है, कैसे खानी है, ये आपका विज़डम हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विज़डम की ये प्रक्रिया होती है, जिसे हमें साधारण से लेमन लैंग्वेज में समझाने का मैं कोशिश किया हूँ, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है कि ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। पहला हम स्टेप कहते हैं श्रवण। श्रवण मीन्स सुनना, जैसे आप मेरा प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन, आप सारे सूचनाओं को आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद से आप इसको, आप नेक्स्ट स्टेप आता है मनन, और उसके बाद से आता है नॉलेज। मनन क्या होता है? सामान्य तौर पर ये बात करते हैं कि अपने मन से या आत्मा से बातचीत करने का नाम मनन है, ठीक है? लेकिन यहाँ हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम कि जो आपने फैक्ट में दे रहा हूँ, उसको आप कहीं न कहीं किसी चीज़ से आप रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है? और रिलेट करके फिर उसके बाद से आप उससे क्लासिफ़ाई कर रहे होंगे लाइफ़ में, यदि करते हैं तो, और फिर उसको आप संश्लेषित करते हैं। हाँ, तो ये तीनों चीज़ जो प्रोसेस आती है, उसके बाद से मनन करने के बाद से फिर आपके ज्ञान में परिणति होती है। अब मैं एक-एक चीज़ को थोड़ा ये और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। क्लासिफ़िकेशन में जैसे बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में गए होंगे, लाइब्रेरी में देखा होगा बहुत सारे बुक्स लगी रहती है। तो लाइब्रेरियन सारे बुक्स को जो है अटेंडम नहीं रखता है। पहले बुक्स उसकी लाइब्रेरी में जब बुक हाउस से आती है या कहीं से सप्लाई का बुक आती है, फिर वो बुक को देख करके उसके कंटेंट के आधार पर वो क्लासिफ़ाई करता है। मैथ की है कि साइंस की है कि रीजन की है, किसकी बुक है, फिर उस हिसाब से उस तरह के अलमीरा में लगा करके बुक को सजाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बुक को उसने बुक के कंटेंट के आधार पर, बुक में जो लिखी गई बात थी उसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया, क्लासिफ़ाई किया। ये क्लासिफ़िकेशन का एग्ज़ाम्पल हुआ। अब कोई घटना होती है, आप उससे रिलेट करते रहते हैं, कहीं भी आपकी ज़िंदगी में जो घटना घटी है उससे। तो जब आप उस जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला, उस इन्फॉर्मेशन को कहीं न कहीं आप उसे ज़िंदगी से रिलेट करते हैं और फिर उसको क्लासिफ़ाई करते हैं, ज़िंदगी में किस हिस्से में काम आती है, और फिर जो दूसरा नॉलेज है उससे आप सिंथेसिस करते हैं। तो उससे आपको ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना? उससे आपको ज्ञान आता है। आगे और देखते हैं। अब देखिए इस प्रोसेस को थोड़ा-सा और डिटेल में बताया मैंने। श्रवण इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन से कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मनन रॉ रॉ इन्फॉर्मेशन इंटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज। एक जो इन्फॉर्मेशन जो कच्चे हिसाब से केवल सूचना केवल मिली है, उसको कोई रॉ, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते होंगे, एक रॉ डाटा होता है। उस डाटा को फिर आप ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, दूसरा डाटा कन्वर्ट हो जाता है। तो सूचना जिसको आपने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, ऐसे ले लिया आपने, तो उसको रॉ इन्फॉर्मेशन कहेंगे। और उसको आप जब उसको क्लासिफ़ाई करके उसको डिफरेंट फॉर्म में करते हैं, नॉलेज करते हैं, और वो नॉलेज जब आप करते हैं डिफरेंट फॉर्म में जब उसको लाते हैं, तो किस प्रक्रिया के माध्यम से लाते हैं? वो मेंटल एक्ट होता है। मानसिक प्रक्रिया के नाते आप सूचनाओं को एक डिफरेंट आकार देते हैं, ठीक है? बाई वो मानसिक प्रक्रिया क्या होती है? रिलेटिंग, क्लासिफाइंग एंड सिंथेसाइजिंग कैन बी कॉल्ड मनन। तो मनन के अंदर 3 एक्टिविटीज़ होती है, रिलेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और फिर दूसरी सूचनाओं से उसको संश्लेषित करते हैं। तो आप तब उसके बाद से वो सूचनाएँ जो है आपके ज्ञान में कन्वर्ट होती है, और इस प्रक्रिया का नाम हम मनन कहते हैं, ठीक है? तो हमने श्रवण से मनन की तरफ आ गए।
अब देखिए एक आदमी में आप यहाँ पे देखिएगा आप कि एक इंसान में और एक जानवर में क्या अंतर है? आपके पिक्चर स्क्रीन पर आपको स्लाइड्स के ऊपर आ रहा है, एक फूल दिखाया गया है। अब इस फूल को एक इंसान देखता है, एक जानवर देखता है ना? तो आप दोनों में क्या अंतर आप इसमें देखेंगे आप दोनों में? दोनों के दृष्टिकोण में एक अंतर होता है, जो मनुष्य देखेगा वह उसके देखने में उसको एक वो एक्सपीरियंस करेगा वो, ठीक है? उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करेगा। लेकिन जानवर के देखेगा बस फूल है, फूल है। तो वह सबसे बड़ी चीज़ हमारे ह्यूमन बीइंग में रहती है कि हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एक्सपीरियंस इज़ द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना? अब देखिए अब इन्फॉर्मेशन को नॉलेज करने की एक प्रक्रिया में आप ये भी देखते रहते हैं कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट आपकी पिक्चर दिखाई 4 प्रोसेस दिखाया गया है। जैसे एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे रेसिपी है, गृहिणियाँ बनाती हैं, कि जो लड़के भी कोई बनाता होगा, तो बुक से रेसिपी लिखा जा रहा है और रेसिपी से आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ा, मटेरियल को इकट्ठा किया, उसके बाद से देखिए सेकंड में देखिए उस रेसिपी को पढ़ने के बाद से मटेरियल इकट्ठा करने के बाद से उसकी कुकिंग हो रही है। कुकिंग के बाद से आपका फूड तैयार हो रहा है। थर्ड थर्ड पिक्चर में देखिए फूड तैयार हो गया और चौथे में आदमी सारे लोग मिलकर के परिवार मिलकर के खा रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, तो अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपका नॉलेज में कन्वर्ट सारा इस प्रोसेस में हो रहा प्रोसेस हो रहा है। तो उसको एक्सपीरियंस सारा मिल रहा है। अब इन्फॉर्मेशन क्या था? इन्फॉर्मेशन रेसिपी थी। उसने एफर्ट किया, एफर्ट करने से कुकिंग किया, कुकिंग करने से आपने शेयरिंग कर रहा है। अब जो एक खाना खाने के बाद से जो बॉडी में जाता है, बॉडी डाइजेस्ट होता है, ब्लड बनता है, तो उसके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हो जाता है। ठीक है? अब ये जो लर्निंग हुई, वो भी इस लड़के का हिस्सा हो गया, लड़की का हिस्सा हो गया और जो डाइजेस्टिव फूड भी हुआ, वो भी उसके पर्सनैलिटी का हिस्सा हो गया। तो उसी तरह से जो ज्ञान हमारा है, वो भी हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा होना चाहिए। तो यदि इस प्रक्रियाओं से हम गुज़रेंगे, तो वह हमारा जो इन्फॉर्मेशन होगा, नॉलेज में कन्वर्ट होके हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगा। अब नेक्स्ट कड़ी बात है कि अब नॉलेज को कैसे हम विज़डम में कन्वर्ट करें। इन्फॉर्मेशन से तो नॉलेज मिल गया, लेकिन नॉलेज से विवेक की उत्पत्ति कैसे करें, वो किन किन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो ज्ञान और विवेक में अंतर क्या है कि विवेक हमें ये बताता है कि ज्ञान का कहाँ और किस रूप में यूज़ करना है। जिसे निर्भीक विवेक कहते हैं, जो अपना विवेक जो है, वो ज्ञान की जो आपको ज्ञान मिला है, उसको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी को चाकू है, ठीक है? चाकू एक उदाहरण से समझते हैं और चाकू से काटना आपको आ गया, सब्ज़ी काटना आ गया, चाकू को यूज़ करना आ गया, आपने नॉलेज किया, इसको स्किल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन उसी चाकू से यदि विवेक नहीं है, तो कोई किसी का हत्या कर देता है और वही चाकू जब विवेक रहता है, तो वो किसी का जान बचाने के लिए या किसी से सर्जरी कर डॉक्टर बनने की सर्जरी कर लेता है, किसी की जान बचा लेता है। तो आपका यूज़ यहाँ पर आपका ज्ञान जो स्किल में कन्वर्ट हुआ कि हाउ टू यूज़ द सीज़र आप कैसे यूज़ करते हैं या आप कैसे चाकू यूज़ करते हैं और उसको लेकिन जब विवेक नहीं रहेगा तो वही नॉलेज डेंजरस हो जाएगा। बर्ट्रांड रसल ने कहा था कि ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि अपने ज्ञान को कैसे हैंडल करे। तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी इसी है, आप देखिएगा जो आदमी जितना ही पढ़ा लिखा है, वो उतना ही विक्षिप्त है, मानसिक डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि नॉलेज का हम करें तो क्या करें? तो नॉलेज के रेसिप्रोकेट नॉलेज के प्रोपोर्शनली विवेक में भी आपका आना चाहिए। यदि नॉलेज के अनुपात में विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है, तो नॉलेज आपके लिए वरदान की जगह पर अभिशाप हो जाता है, जो आज की दुनिया में हो रहा है। अब अब इस प्रक्रिया से इसे देखते हैं। अब इसमें एक जैसे वहाँ मनन था, उसी के पैरेलल यहाँ निधिध्यासन शब्द कहा जाता है लिटरेचर में और निधिध्यासन यहाँ वहाँ भी 3 प्रोसेस था, यहाँ भी 3 प्रोसेस है, एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन एंड एसिमिलेशन। अब इन शब्दों को समझते हैं, निधिध्यासन को समझते हैं, फिर विवेक पर आएँगे। अब एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया कि आपका जैसे आपका जो है ये जो आपने चीनी खाया, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ शुगर लेते हैं। तो आप चीनी खा करके आपने उसको मिठास को ग्रहण किया कि आपको अनुभव हुआ। अब उस चीनी को लेकर के आप आप उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन कहीं करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, बॉडी में यूज़ करते हैं, कहीं और यूज़ करते हैं, तो आप उपयोग हो जाता है। और एसिमिलेशन की अब समझ में आता है कि चीनी मीठी क्यों होती है, मीठी कैसे इसके मिठास को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, ये आपको विवेक देता है। जब हमारा नॉलेज ज्ञान जब हमारे इसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नर्वस एसोसिएशन ऑफ आवर सिस्टम, हमारा जो सिस्टम नर्वस सिस्टम है, उसके साथ जो अनुभव आ जाता है, व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है, तो विवेक में कन्वर्ट होता है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन, एसिमुलेशन के नाते प्रोसेस से गुज़रते हुए हम विज़डम इसको अपने विवेक की उत्पत्ति करें हम। अब निधिध्यासन को और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये वह इस प्रक्रिया का नाम निधिध्यासन कहते हैं, जो विज़डम में करता है थ्रू द एक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन, एसिमुलेशन। 3 प्रक्रियाओं से गुज़रने के बाद से जो चीज़ उत्पन्न होती है, उसका नाम है विवेक। और कौन-कौन सी 3 प्रक्रिया है? जो अनुभव है, प्रयोग है और समझ है। ये 3 चीज़ का जो है से उत्पत्ति होती है, उसका नाम विवेक है ना? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत अच्छी बातें कही थी, जिसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, एक तरह से कह सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का। एज़ ए फिलॉसफर, एज़ ए फिज़िसिस्ट आप कह सकते हैं। द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। किताबों से पढ़ी हुई ज्ञान कभी काम में नहीं आएगी जब तक अनुभव में नहीं आता है, ठीक है? तो रियल ज्ञान आपको तभी होता है कि जब आप किसी एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हमारे कहा था ट्रुथ इज़ अबव हार्म। अब कहने को तो सभी लोग कहते हैं ट्रुथ इज़ अबव हार्म, हम सभी मंत्र का पाठ करते हैं, सुबह प्रेयर भी करते रहते हैं। लेकिन जो उसको एक्सपीरियंस करता है, उसी जो उसको प्रैक्टिकल में लाता है, उसी से उसे ज्ञान की उत्पत्ति रहती है। जो उसको विश्वास भी जनरेट होता है, फिर एक्सपेरिमेंट करता है। महात्मा गांधी को देखिए आप, सभी कहते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा का एक्सपेरिमेंट किया और उससे ज्ञान की उत्पत्ति हुई, उससे उसका व्यक्तित्व निखरा। आज हमारा व्यक्तित्व निखरने के बजाय बिखर रहा है, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो बिखरने से निखरने की यात्रा ये है कि हम किसी जो ज्ञान हासिल हो रहा है, कम ही पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसको अप्लाई करें। अब निष्कर्ष पर आता हूँ, जो इसमें कहता है पंडित श्री राम श्यामा आचार्य मेरे गुरुदेव ने एक बात कहा था कि ज्ञान की सार्थकता आचरण में है, ठीक है? तो यदि हमारा ज्ञान जो है यदि आचरण में नहीं आता है, तो सारा ज्ञान हमारे लिए निरर्थक है ना? कि मतलब एक मूर्ख में और एक ज्ञानी आदमी में अंतर क्या है? कैसे अंतर करेंगे आप? आपके सामने 2 चीज़ रखी हुई है चीज़, और आपके 2 व्यक्तित्व है, 2 ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो यदि आपको निष्कर्ष निकालना है कि कौन इसमें पढ़ा लिखा है, कौन ज्ञानी है, कौन मूर्ख है, तो कैसे बताएँगे? तो एक ही पैमाना है उसका आचरण। और आचरण क्या है? उसके द्वारा संपादित कार्य, उसके द्वारा दूसरे के द्वारा व्यवहार। तो आप यदि ये चीज़ें रहती है तो उसका ज्ञान सार्थक है। अदरवाइज़ ज्ञान उसका निरर्थक है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो साइकिक एनर्जी, जो प्रक्रिया मैंने बताया, इस प्रक्रिया के माध्यम से यदि हम जो नॉलेज हमें मिलता है, जो भी व्हाट्सएप से जहाँ भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उससे आप जो भी इन्फॉर्मेशन लें उसको मनन करें, मनन करके और उसको कुछ एक्सपीरियंस करें और उसको नॉलेज में कन्वर्ट करें, फिर नॉलेज से उसको विवेक में कन्वर्ट करें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है सब्लिमेशन ऑफ साइकिक एनर्जी, ये एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक हम ये सारी प्रक्रियाओं से नहीं गुज़रेंगे और नहीं करेंगे, तो ये सारा कुछ जो हमें इन्फॉर्मेशन, जिसको हम ज्ञान मान लिए, वो हमारे लिए बोझ हो जाएगा और व्यक्तित्व निखरने के बजाय व्यक्तित्व बिखर जाएगा, है ना? और एक जब आपका एक मनुष्य का व्यक्तित्व बिखरता है, निखरने के बजाय, तो वो व्यक्तित्व जब एक मनुष्य का व्यक्तित्व बिखर गया, तो उससे परिवार बिखर गया, और जब परिवार बिखर गया तो समाज बिखर गया और राष्ट्र बिखर गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है कि इस प्रक्रिया को, आज से ज्ञान को हम आचरण में लाएँ। आज लेक्चर के माध्यम से जो प्रसिद्धि किया, तो आज से हम इसको शुरू करते हैं। मैं तो कुछ दिनों से शुरू कर रहा हूँ मैं, उसको और गंभीरता से लागू करूँगा मैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं, और परिचर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ। हाँ, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हुँ, शब्द नहीं है, इतना मेहनत करना पड़ता होगा इन सब चीज़ों के लिए, हुँ, और मुझे पता है पर्दे के पीछे भी इस पीपीटी को बनाने के लिए कितना मेहनत, और आपको इतना नॉलेज गेन करना, हुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भी। कुछ कहना चाहेंगे आज के इसमें? जनार्दन भैया पहली बार जुड़े हैं, स्वागत है जी। चतुर्वेदी, हाँ आप अनम्यूट करें जी। प्रणाम भैया। काफी इसमें इंसाइट दी है, जो नॉलेज दिया हमको काफी अच्छा है। और मेरे को तो, मैं जब इनिशियली ये टॉपिक देखा तो मेरे को लगा कि भाई ये सब्लिमेशन क्या होगा, साइक का सब्लिमेशन, या हम अपने ब्रेन को कैसे इंक्रीज करें, कैसे हम अपनी मेमोरी को ज़्यादा बढ़ाएं, या मेमोरी का जो है 100% यूज कैसे करें। ये बात मैं सोच रहा था कि शायद ऐसे कुछ होगा।
लेकिन ये सब्लिमेशन इन्होंने दिया कि भाई जैसे ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया इन्होंने कि भाई नॉलेज इज और नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस जो है वो भी एक स्रोत है जहाँ से हमको नॉलेज मिलती है और हमको विजडम मिलती है। जब हम उसका मनन करते हैं तो तभी हम देखते हैं कि भाई वो जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि या रॉन्ग रॉन्ग में जा रहा है। उसको पॉजिटिव की ओर लेके जाने का हमारा कोशिश रहती है कि भाई पॉजिटिव माइंड रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसमें अगर पॉजिटिविटी आएगी तो मोर सब्लिमेशन होगा, मतलब हमारा साइक का जो है ज्यादा एनर्जी यूज होगी अगर पॉजिटिव रहेंगे। नेगेटिव में तो फिर सब कुछ हो सकता है, जैसे टेररिस्ट आजकल कर रहे हैं वो सब नेगेटिव है, साइबर अटैकर्स हैं वो सब नेगेटिव ओर जा रहे हैं, उनको भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, बट वो जो है सब्लिमेशन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जो साइक एनर्जी है उसको सही दिशा में वो नहीं ले जा रहे हैं। ये मेरा मानना है। और इसमें जो स्लाइड राइट तैयार की हैं आपने बहुत ही अच्छी की हैं। ये फोटो वोटो लगाना ये सब लगाना काफी मेहनत की होगी आपने, इसके लिए हम आपको ये धन्यवाद। मिथिलेश भैया खुद बताएंगे कि किसने इनकी कैसे की है तैयार, ये खुद ये बताएंगे। आप खुद ही कर लेते हैं या किसी से हेल्प लेते हैं ये सब? नहीं नहीं, मैं इस बार की स्लाइड का श्रेय मेरी छोटी बेटी संप्रीति को जाता है। ये कनवा प्रेजेंटेशन उस पर बनाया उसने, ठीक है। तो मैं उनसे बच्चों से सीख रहा हूँ ना आजकल। ऐसे पहले कहते थे ना ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन होता था, तो ब्रेन हाँ गेन हो गया। तो हमने जो बच्चों को सिखाया बच्चे मुझे सिखाते हैं, तो हाँ ना, सीख रहा हूँ मैं। ये फोटो पेस्ट करके यहाँ लगाना फिर उसको एडिटिंग करना ये सब चीजें हमको भी नहीं आती है। हम ये लगाते हैं तो किसी से पूछते हैं अपने बेटा बेटी से, भैया ये ऐसे होगा ये अब कैसे करें, तो उनसे ही हम लोग भी सीख रहे हैं। भाई कहीं पर अटक गए तो भाई अब बताओ अब क्या करें इसमें, हैं इसमें ऐसे करना है हमको, इसको कैसे करें। तो वो लोग हमारे जो टीचर भी हैं, नई नई टीचर हैं, वो बोलेंगे सर अब गूगल में बोलिए गूगल टाइप करता जाएगा आपका। जी जी श्रीनिवास राव भैया कुछ बोलना चाहते हैं जी। स्वागत है थैंक यू जी। थैंक यू फॉर योर हमें स्वागत करने के लिए धन्यवाद है। ये प्रेजेंटेशन जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। आज का पूरा कुछ आप 2 सेंटेंस में बताना चाहेंगे कि आपको क्या इसमें समझ में आया, क्या हम नहीं, जो कॉन्सेप्ट है जो बताया है प्रेजेंटेशन ये मुझे अच्छा लगा है। ये तो पहली बार मैं आ रहा हूँ, उसका बाद में भी हम ज्वाइन करेंगे, देखेंगे और नॉलेज गेन करने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, रुचि है हमें। स्वागत है। आप आध्यात्मिक ग्रुप में जुड़े हुए हैं? नहीं, हम इसमें जुड़े हैं, ये छोड़ के और कोई ग्रुप में नहीं। ये आज ही राव साहब से परिचय हुआ और आज ही मैंने निमंत्रण दिया गुरु पूजा के अवसर पर, और आज ही इन्होंने सह स्वीकार किया और ज्वाइन किया। और आप ज्योतिष में विशारद भी किए हैं, और कई मौका मिला तो इनको भी मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। ज्योतिष में काफी इनकी अच्छी पकड़ है ना। और आरबीआई में इन्होंने सेवा दी है, एयरफोर्स में सेवाएं देने के बाद से आरबीआई में इन्होंने सेवा दिया है और आरबीआई से भी रिटायर कर चुके हैं। और मैं पोस्ट में डीएस मैक्स में रहते हैं, तो काफी जी 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 मैं मिली हूँ इसलिए मैंने कहा जी। जी स्वागत है, प्रणाम, बहुत सुंदर। सूरज भैया कुछ कहना चाहते हैं? जी भैया स्वागत है। और कुछ कहना है श्रीनिवास भैया को? हर सैटरडे को हम लोग करते हैं ये जी। अच्छा हर यही सैटरडे समय हाँ यही समय 7 to 8 o'clock। ठीक है ठीक है हाँ ठीक जी स्वागत है। जी सूरज भैया बोले प्लीज। सभी लोगों को शुभ संध्या, नमस्कार और मिथिलेश सर को जय हिंद। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए आप लोगों ने एक आध्यात्मिक मंच का जो पटल बनाया बहुत अच्छा लगा मुझे भी ज्वाइन करके। मैं तो लेट आया, थोड़ा कहीं था, बिजी था, आने में ही लेट हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दो जो पॉइंट इन्होंने जो बताया कि ज्ञान और विवेक में जो अंतर बताया वो काफी सरल तरीके से समझाया गया। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप ध्यान से इनके पीडीएफ को अगर आपने देखा और सुना है तो आपको किसी भी प्रकार की कमी होगी। तो बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन सभी लोगों को राम राम,
ओम हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया, आप आए, आपका स्वागत है। सभी व्यस्त हैं आज जीवन में, लेकिन थोड़ा सा भी हम जितना भी समय मिलता है, यदि हमारी रुचि अध्यात्म में है तो हम जरूर उसमें जुड़ते हैं। ये हम सबका अपना ही सौभाग्य है कि हमारी रुचि अध्यात्म में है ना। जी, तो स्वागत है। और संजय भैया हमारे साथ हैं। जी संजय भैया, आप जी प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। मितेश भैया को प्रणाम, बाकी जितने भी लोग इस मंच पे हैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं भी थोड़ा लेट से जुड़ा, कभी टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आज मिला तो फिर भी थोड़ा सा लेट से जुड़ा। लेकिन जितना सुना वो बहुत ही नॉलेजेबल था। कई बार वो आध्यात्मिक पंच में निधि ध्यासन, विवेक, बुद्धि, इन सब चीज के बारे में सुना था, बट इतना मिनिस्कुल डिफरेंस जो है ये नहीं पता था। बट आज ये बुद्धि, विवेक और ये नॉलेज, एक्सपीरियंस और फिर सब्लिमेशन और फाइनली इसको अपने कैरेक्टर में ग्राइंड करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को और नितेश भैया को और सभी को। बस यही कहना चाहूँगा। जी जी। जी, जिनका छूट गया, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि मैं लेट ज्वाइन कर पाया, उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ये रिकॉर्डिंग आप लोग तक पहुँचे और जब भी समय मिले आप इसको सुन सकें। ये हम सब की कोशिश रहती है। जी, ग्रुप में दे दिया जाएगा और जो अच्छे से दोबारा सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। जी, एहसन तिवारी जी भैया। बहुत अच्छा होगा। जी, हम लोग पिछले उसका भी दिए थे, सैटरडे का भी, और उसको भी उस ग्रुप में दिया गया है, आध्यात्मिक परिवार में। जी, एहसन तिवारी भैया का स्वागत है। प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में मैं विशेष कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि जो सुनते हैं हम लोग उसको प्रैक्टिकल में व्यवहारिक ज्ञान के लिए लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी मिथिलेश भैया बोले, कुछ बोल रहे हैं आप। हाँ, मैं तिवारी जी को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं इधर से बुजुर्ग हैं और अध्यापक रहे हैं, तो अध्यापकों का आशीर्वचन तो चाहिए। सारी चुनौती तो प्रैक्टिकल लाने की चुनौती है। तो अब उसका तो उपाय एक ही है कि उसको स्टेप बाय स्टेप चला जाए, ठीक है। तो अब प्रश्न होता है कि इसका स्टेप क्या हो सकता है। तो पहला स्टेप ये है कि आप इंफॉर्मेशन का जो बम्बार्डमेंट आ रहा है आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको पहले रोकिए। पहला स्टेप तो मैं करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे व्हाट्सएप का मैसेज, आपको अनवांटेड मैसेज भी आता रहता है। तो पहला चीज है कि व्हाट्सएप के सारे मैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे करें? तो आपने पूछा कि प्रश्न तो नहीं पूछा, लेकिन आपने सुझाव दिया कि सारी चुनौतियां हमारे इसको अब इम्प्लीमेंटेशन की बात की। तो इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी क्या हो, हमारी रणनीति क्या हो? तो रणनीति के तहत जो पहला स्टेप में कहता हूँ कि आज से जितने जो मंच से जुड़े हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप कम से कम जुड़े और व्हाट्सएप से जितना जो आपका व्यक्तित्व से या जो काम लायक है उसी से कर दीजिए, है ना। आजकल ये परिपाटी चली हुई है कि बगैर पूछे बेसिक इटिकेट मैनर की इतनी कमी है कि आपका नंबर किसी को मिल गया और बगैर पूछे उसने ग्रुप में जोड़ दिया। कम से कम एक बार ग्रुप से किसी से परमिशन भी लेते हैं कि भाई साहब मैं आपका या दीदी मैं आपका नंबर जो है इस ग्रुप में जोड़ रहा हूँ। बेसिक और ऐसे सारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो पहला स्टेप ये कि व्हाट्सएप का जो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है इसको पहले रोका जाए, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन कम आएगा हमारे पास तभी हम उसको मनन कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे। और जब इंफॉर्मेशन ही ज्यादा आएगा, जैसे खाना खाते हैं हम और खाना हम ज्यादा खा लेंगे तो पचेगा कैसे? तो पहले खाना तो उतना ही खाएं जितना पचा सकते हैं। अब यह है कि खाना चाहे न चाहे, खाना मानसिक जो भोजन है हमें व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है। तो पहला स्टेप तो हम आज के बाद से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि व्हाट्सएप से जो है उसमें आप देखिए कितना व्हाट्सएप इसमें डिलीट कर सकते हैं, कितने ग्रुप पर डिलीट कर सकते हैं और किसी उसी ग्रुप से जोड़े जो कि आपके व्यक्तित्व को या आगे कुछ यूटिलिटी हो जिसमें आप कर सकते हैं।
आप मतलब कि आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो पहला स्टेप इंफॉर्मेशन को नॉलेज में करने का स्ट्रेटजी नंबर 1 कि हम व्हाट्सएप से कम उसमें इंटरेक्ट करें और जो पढ़ें उस पर मनन करें। अब होता क्या है कि आज की प्रक्रिया में व्हाट्सएप आया, पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं और फट से जो कि क्योंकि इसके लिए ना पैसे लगते हैं ना उसके लिए श्रम लगता है, तो फॉरवर्ड करके दूसरे को भेज देते हैं। और वो क्या होता है कि यदि जो फॉरवर्ड करे उससे पूछा जाए कि आपने इसको कुछ समझा, कुछ मनन किया, तो वो कहता है कि नहीं, तो हम तो पढ़ा नहीं भाई, हम तो देखे उसको फॉरवर्ड कर दिए। तो पहला प्रक्रिया तो ये है, यदि हम इतना कर सकें इस प्रेजेंटेशन के बाद से, तो शायद मैं समझूंगा कि मेरा परिश्रम सार्थक रहा। जी भैया, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। एक बात मैं भी कहूँगी कि जो आप बोले कि कोई भी मतलब जोड़ देता है, वो एक सिस्टम है, उसमें आप बच्ची से करवा लीजिएगा कि कोई भी आपको आपकी इच्छा के बगैर नहीं जोड़ पाएगा। वो आप म्यूट पे हैं, आप बोलिए, हाँ, है ना? नहीं, तो नहीं, वो आप लगा दीजिएगा ना, हाँ, तो आपको इच्छा होगी तब आप जुड़िए, नहीं इच्छा होगी तो नहीं हाँ, जुड़िएगा। दीदी बिल्कुल हाँ सही जी। कह रही है। आप ग्रुप से एग्जिस्ट भी हो सकती है, जब तक एग्जिस्ट भी हो सकती हैं। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि जो बेसिक अब क्या है कि शिक्षित आदमी से अब क्या होता है, जो आदमी प्रवचन देता है या जो शिक्षक होता है या डॉक्टर होता है, उससे अपेक्षाएं बहुत रहती है ना? यदि वो आचरण थोड़ा गड़बड़ करता है तो समाज उसको दूसरे तरह से देखने लगता है। तो अभी मान ली अब कहने का आशय क्या है कि जो पढ़े लिखे आदमी है उससे इतने विनम्रता उम्मीद की जाती है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं कि किसी को जोड़ने से पहले कि भैया दीदी मैं आपका इस ग्रुप में जोड़ रहा हूँ, जोड़ना आप चाहेंगे? अब हमें क्या है, हमें डाटा कि मिला और उसको हमने जोड़ दिया। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो जब समय निकाले तो एग्जिस्ट करे या ना जोड़े। और ये 99% लोग कर रहे हैं, है ना? तो कम से इतना तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन, अब मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं कि ये हमारे शिक्षा का और आचरण से कोई नहीं है, मतलब संस्कार से कोई कोलिशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है और व्यक्तिगत स्ट्रेटजी जो अपना रहा हूँ मैं। हाँ, और किसी को बताइए। बिल्कुल। जब हम अध्यात्म के रास्ते में चलते हैं तो मुझे निधि ध्यान की तरफ जब बढ़ना है तो मुझे इन सब चीजों से दूर होना ही पड़ता है। हाँ, जी जी। सुनील भैया हमारे साथ हैं। सुनील हाँ, भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम दीदी, मतलब प्रणाम। ऐसे हाँ, मतलब तो ये कि मैं देखता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, समय अभाव में मैं नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन आज टॉपिक आज ऐसा था कि मैं पीछे नहीं हट पाया और बहुत अच्छा टॉपिक था कि सब्लिमेशन ऑफ साइक एनर्जी ऑफ मेंटल एनर्जी को कैसे आप इतना हम गेन करते हैं। अब ये मतलब तो ये चीज बोल रहे थे कि ग्रुप में जुड़ना नहीं जुड़ना, मेरे ख्याल से कोई भी ग्रुप खराब नहीं होता है, हम उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। हम उस चीज को बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं कि जो पॉजिटिव आते हैं, हम पॉजिटिव चीज को हम लें और जो नेगेटिव चीज है उसको हम लेफ्ट करें। तो मैंने बहुत बढ़िया चीज आप और एक आपने जो बताया कि नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जितना ही हम सुनेंगे, पहले सुने और कोई चीज श्रवण करें, श्रवण के बाद मनन करना बहुत जरूरी है। हम उसी तरह से कोई चीज देखें तो उस पर सोचे कि एक मिनट के लिए कि ये क्या पॉजिटिव चीज इसमें हो सकता है कि पॉजिटिव चीज मेरे लिए हो, तो हम उसको गेन करें, अदरवाइज उसको लेफ्ट करें। तो जी, ये मैंने मेरा ये मानना है। तो जी, कोई भी ग्रुप आए उसको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे लेते हैं। तो भैया तो और यही बहुत अच्छा आपने कोटेट किया और इतना सुंदर आपने बनाया है ना, रिप्रेजेंट किया है फिगर के द्वारा। और मैंने अपने ज्ञान को इसी तरह से देते रहिए और जो भी चीज हम एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हमारे साइक एनर्जी है, जो भी मेंटल एनर्जी है, उसको हम सही ढंग से सदुपयोग करें अपने जीवन में, उसको पॉजिटिव वे में लगाए, न कि निगेटिव वे में लगाए। अभी एक भैया बोल रहे थे, बहुत सुंदर बोल रहे थे कि जो टेररिस्ट है वो अपने दिमाग को निगेटिव वे में लगाता है। बहुत टेररिस्ट ही नहीं, हमारे समाज में बहुत भी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जो निगेटिव ही सोचते हैं, निगेटिव ही करते हैं, और वो कोई भी आप उन्हें बोलेंगे पॉजिटिव बात तो मनन नहीं करेंगे, उसके बाद उसी चीज को वो दूसरे वे में ले जाएंगे और उसको निगेटिव वे में ले लेंगे। तो ऐसी भी बातें होती हैं। तो आदमी कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करता है, उस आपने इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन उस चीज को उसने कहते हैं हियरिंग किया, कैसे उसने सुना और कैसे उस पर मनन किया,
और किस तरह से उसको यूज किया अपने लाइफ में। अभी आपने बहुत सुंदर एक वो किचन में बताया कि वो मैंने उसकी अभी रेसिपी है, तो कैसे वो रेसिपी को बनाने का, तो वो भी एक तरह का पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है जिसके द्वारा लोग लेते हैं कि हाँ इस तरह से रेसिपी बनता है। और अच्छा से अच्छा रेसिपी हमारी महिलाएं बनाती है, उसको देख करके उसको पढ़ करके, और उसके द्वारा जो है मैंने घर में लोग उसको बहुत टेस्टी और बहुत ही होकर के चाव बहुत टेस्ट लेके खाते हैं। तो उसी तरह से हमारे जीवन में है कि कैसे हम मैंने अपने साइक एनर्जी को, अपने मेंटल एनर्जी को हम सब्लिमेट करें, कैसे हम एक दूसरे को फॉलो। और केमिस्ट्री में है कि मतलब डिमेंशन माने घोल को, कैसे इसको घोल को मिलाए कि वो चारों तरफ वो घोल जो है एक साथ बन जाए। तो यही कहना है मेरा। बहुत सुंदर मिथिलेश भैया को बार बार प्रणाम कि ऐसा सुंदर ऐसा मैंने अब मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा इस तरह का टॉपिक हम लोग जीवन में, हम लोग के लाइफ में एक निश्चित ही परिवर्तन लाएगा। बस प्रणाम सभी को, सबको प्रणाम। श्री सुनील जी, मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं मैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला प्रेजेंटेशन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो फैकल्टी ऑफ फीलिंग के बारे में है कि हम बहुत किस सुंदर भैया भाव, जी। हाँ, क्योंकि 1/3 पार्ट अभी हुआ है, जो सेकंड पार्ट है वो फैकल्टी ऑफ फीलिंग है। तो हम की अपनी भावनाओं को कैसे नया आयाम दें, ठीक है, नई शक्ति दें, और वो जी भैया। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मुझे विश्वास है कि आप उस समय अभी से टाइम स्लॉट बुक कर लीजिए अपना एक्टिविटीज का, और 7 बजे ज्वाइन कर जाएंगे जी, ठीक है। जी भैया, निश्चित, श्योर श्योर हाँ, श्योर भैया। हाँ, धन्यवाद। जी वंदना भैया, जी। हमारे सत्या भाई ने हैंड रेज किया था। इस प्रेजेंटेशन को अब बंद कर दिया जाए क्या भैया, मिथिलेश भैया? ये हो गया है ना पूरा कंप्लीट? तो ऐसे मतलब कि आप जो डालते हैं, पोस्ट करते हैं ना, बहुत ये हो कि मैं पढ़ता हूँ उसको, जो भी आप मैंने व्हाट्सएप पे देते हैं हम लोगों को, उससे मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ जी। जी धन्यवाद। जी सत्या भाई प्लीज। जी प्रणाम आप सभी को। आवाज़ आ रही है दीदी? हाँ, आ रही है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत है भू गौरव ग्लोबल परिवार में। और हम लोग एक छोटा छोटा प्रयास जो भू गौरव ग्लोबल कर रही है, इसमें एक शिक्षा है, रोजगार है, और साथ ही साथ जीवन जीने की कला की अगर बात करें तो उसके लिए हम लोग अध्यात्म का चर्चा हमेशा हर एक शनिवार को करते हैं। तो असली अध्यात्म को अगर समझने के लिए हम लोग हमेशा जुड़ते हैं। इसका मेन मकसद यही है कि अध्यात्म को जीवन में अपनाना, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, या फिर पूजा पाठ के माध्यम से हो, या फिर अपने संस्कार की बात करते हैं संस्कार के माध्यम से हो। तो अब वही है कि अगर जीवन में हम लोग अपनाना शुरू भी करते हैं, या फिर आज की डेट में अध्यात्म जो मिथिलेश भैया बता रहे हैं खास करके, तो बिल्कुल ही एक आप देखें कि साइंटिफिक टाइप का अध्यात्म को बता रहे हैं। इन्होंने हमेशा प्रयास करते हैं कि प्रयास इनका ये रहता है कि अध्यात्म को विज्ञान के द्वारा बताया जाए। तो इससे क्या होता है, जैसे जब कभी मैथमेटिक्स, अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग अध्यात्म की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात हो रही है, फोटो आ रहा है, तो बहुत सारे युवा लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लोग किस अध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अब वही होता है कि जैसे जिसको जो जिस भाषा में समझे। अगर यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो उस भाषा में समझे। अगर एक अमित रंजन जी हैं, उनका फोटो देख रहा हूँ कि श्री राम भगवान के फोटो दिख रहा है, तो वो उस भाषा में ही अध्यात्म को समझ लें। और युवा वर्ग है उसको वो साइंस के माध्यम से समझे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, वो उनको आप कोई भी भाषा समझा दीजिए वो समझ जाते हैं, लेकिन दिक्कत ज़्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं उनको होता है। तो यस जी, यंगस्टर। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आधार जो मेन उद्देश्य है अध्यात्म को समझना, उसको हमेशा जैसे तिवारी सर हमेशा बोलते हैं कि उसको एस एन तिवारी सर बोलते हैं कि हमेशा अपनाइए।
तो वही बात है कि जैसे तोता को अगर रटा दिया जाए और उनको मंत्र पढ़ा दिया जाए, हम लोगों को भी अगर मंत्र पढ़ा दिया जाए और उसको अगर हम लोग जीवन में अगर अपनाए नहीं, तो हमको लगता है कि वो मंत्र बेकार है। तो यही मेन उद्देश्य यही है। और साथ ही साथ हम लोग जो इसमें प्रयास करते हैं, अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें ना तो किसी से 1 रुपया लिया जाता है, ना दिया जाता है। रोजगार में भी हम लोग प्रयास करते हैं कि वैसे लोगों को, खास करके जो आईटी में या फिर बड़े बड़े पोस्ट पे जॉब करते हैं, उन लोगों के पास आईफोन होता है, मोबाइल फ़ोन होता है बड़ा बड़ा, और नौकरी मंस्टर और बहुत सारी चीज़ों से वो जॉब ले लेते हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है कि खास करके वैसे लोग जो जिनके पास रियल में मोबाइल नहीं है, लेकिन उनको रेफरेंस के द्वारा कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि मोबाइल से वो जॉब नहीं ले सकते हैं, तो उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि रेफरेंस के द्वारा हेल्प कर दिया जाए कि कहीं ना कहीं उनको जॉब हो जाए। तो ये छोटा छोटा प्रयास किया जा रहा है और हम लोग प्रयास भी करते हैं उसको करने का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि और भी हमारे साथ जो अभिभावक हैं और आप लोग जैसे लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे अगर यंगस्टर की बात किया जाए तो उनके पास डिग्री होता है, लेकिन हमारे पास आप जैसे गार्जियन लोग रहते हैं, उनके पास डिग्री भी होता है और एक्सपीरियंस भी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा वर्ग को आप लोग से हम लोग कुछ सीखें और सही दिशा में हम लोग प्रयास करें कि उसको अच्छा कुछ किया जाए। जैसे अभी एक संगत की बात किया जाए तो हमारे जैसे यंगस्टर लोग मिथिलेश भैया के संगत में आ गए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे युवा लोग को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम लोग अपना एनर्जी को, आज डिस्कशन भी वही हो रहा है, अपनी ऊर्जा को कहाँ पे लगाएं। तो हम लोग चाहते हैं कि अपनी ऊर्जा को, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, सही जगह पे लगाया जाए। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टाइज हैं, आप हम लोग के साथ जुड़िए और हम लोगों को सलाह दीजिए, आप अपना सुझाव दीजिए, हम लोग सही रास्ता पे चल सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग भू गौरव ग्लोबल के संस्थापक को सुन रहे थे, सत्य प्रकाश भैया, जो बहुत ही विनम्र हैं, और इनकी वाणी आप लोग सुने ही कि झलकता है, मिठास झलकता है आज के इसमें। और कोई भी कुछ कहना चाहें ये तो प्लीज़ बोलें। जी जी भैया बोले, सूरज भाई। हाँ, सत्या भैया को भी बहुत काबिले तारीफ है कि एक और दुनिया ग्लोबल मंच इस विषय पे रिसर्च कर रही है कि हमारा देश में किस प्रकार की हथियार बने, गोला बारूद बने, जिससे इंसानों को रौंदा जाए। उस पे भी रिसर्च होती है और उसको भी लोग तैयार कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया उसके होड़ में आगे बढ़ रही है और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग लोगों को योग सिखा रहे हैं, अध्यात्म से जोड़ रहे हैं और इंसानियत सिखा रहे हैं और सही तरीके की विवेक को यूज करना सिखा रहे हैं। तो ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पूरा पूरा विश्व हमारा परिवार है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई सारे लोग अलग-अलग जगहों से हैं, कई प्रांतों से हैं और कोई तो इंडिया से शायद बाहर से भी लोग जुड़ते हैं, मैंने देखा था। तो ये बहुत अति प्रसन्नता है हमारे लिए कि इतने अच्छे मंच पे और इस तरह की बातें होती हैं, जिससे आज नहीं तो कल हमारी संख्या ज़्यादा होगी और हम लोग अपने समाज में अच्छाइयों को बढ़ा सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से और मैं खुद भी एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ, तो जो भी होगा सहयोग, मेरा थोड़ा समय का अभाव है। तो जब भी कुछ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर कुछ न कुछ आपको समय दूँगा, ताकि हम इस मंच में आपके साथ पार्टिसिपेट कर पाएँ। धन्यवाद। जी भाई, आपने बोला ना विदेश से भी जुड़ते हैं। कल रात में ही जापान से जुड़े हुए थे हम लोग के साथ एचआर, जो युवाओं को नौकरी देने के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे थे, और वो सेशन 9:30 बज गया। और जापान में मुझे पता है कि वो उस समय 12 से ज़्यादा हो रहा होगा, 2.5 घंटे का अंतर होता है यहाँ से रात के। और वो मतलब उस समय हम लोग के साथ जुड़े थे,
कि हम कुछ अपनों को सपोर्ट कर सकें, है ना। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि भू गौरव के साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं और सभी मिल के काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और अधिक से अधिक संख्या हम लोग इससे ज़्यादा होंगे, ये बहुत गर्व की बात है। जी मिथिलेश भैया आप बताएं, 8:01 हो रहा है। हाँ बस कुछ ये श्रुति कुमारी कौन है, जरा विषय उनके विचार अपना दीजिए जरा, कौन अच्छा, श्रुति कुमारी हैं, जुड़ी हुई अक्सर जरा उसकी माँ यदि सुन रही होगी तो हाँ श्रुति आपकी माँ सुन रही हैं? आप हो यहाँ पे श्रुति? उनकी माँ सुनती हैं भाई भैया। अच्छा 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 हाँ अच्छा हाँ, एक उनकी माँ भी अच्छा बताती हैं, हाँ सुबह में जुड़ती हैं तो हाँ अध्यात्म कक्षा में। हाँ बोलो बोलो बच्चा। अनम्यूट तो है, उसकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्या है? हाँ दीदी प्रणाम। हाँ हाँ, सभी को राधे राधे। हाँ सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुनकर। जी, ये सुबह एकदम से मेरे साथ 6 बजे जुड़ जाती हैं योग क्लास में, है ना। और रहते हैं आप लोग, अच्छा लगता है आप लोग से जोड़ के। ठीक, और किसी को जो है मतलब एक दो मिनट अपनी बातें अमृतांजन भाई हैं, अमृत आप कुछ बोलेंगे भैया? सबसे पहले तो सभी लोगों को प्रणाम। मुझे तो यही ख्याल है कि ये काफी अच्छा चल रहा है भू ग्लोबल। इसमें जो मैं कम्युनिकेशन जो इसकी है उसका मैं पार्ट भी हूँ, उसका मैं क्लास भी करता हूँ, और जो फिर योगा सेशन है उसका भी अच्छा कैसे चले। अमृत रंजन जी जुड़े थे, आज के प्रेजेंटेशन के बारे में आपने क्या सीखा, मतलब अब यहाँ से जैसे हम लोग अभी शांति पाठ का फिर जाएंगे तो दिमाग में क्या लेकर जाएंगे, वो मेरी जिज्ञासा जानने की। ये आज का मैंने अध्यात्म में ये सोचा है कि मतलब कि थिंकिंग के बारे में, ये आप किसी भी सब्जेक्ट को मतलब कि कैसे पॉजिटिवली में इसको थिंक कर सकते हैं, इसके बारे में। आप म्यूट है मिथिलेश भैया। हाँ आशा है चलिए आप लोग इसके नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन 7 से 8 के बीच में हम सब खत्म करते हैं, 7:40 का प्रेजेंटेशन रहता है और 15 से 20 मिनट हम इसका डिस्कशन रखते हैं, क्योंकि जितने लोग इंटरेक्ट करेंगे उतना अच्छा लगेगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी श्रम लगा रहा हूँ, ये करते का जो श्रम लगता है वो 40 मिनट में आपको मिलता है। तो जैसे तिवारी जी ने बहुत नोट करके जाते हैं, तो कुछ नोट करके जरूर आप लोग पेपर पेन के साथ आए, नोट करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन यूट्यूब में भी मिल सकता है आपको, बाद में यूट्यूब में देखिए। और समाज में क्या है कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग एकजुट नहीं है और अच्छे लोग अच्छाई का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपको लगता है कि अच्छी चीज़ है अमित रंजन जी और इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो अपने ग्रुप में, इंडस्ट्री ग्रुप में 10-12 लोग और डालिए, है ना। तो आप 10-12 लोग कहिए, करते होंगे, नहीं करते होंगे तो कीजिए, ताकि अगली बार आप आए तो आपके साथ 4-5 मित्र भी जोड़े। यार मैं एक टॉक सुना था, इससे तो मेरा व्यक्तित्व थोड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। या आप मैं एक प्रसंग सुना करके, मुन्ना दीदी 2 मिनट और समय लूंगा मैं, ठीक है, कि शांति पाठ कीजिएगा, है ना। आपकी अनुमति है 2 मिनट के लिए? जी भैया मैं सिर हिला के कर दिया जी। तो मैं ये कहता कि मैं अपना एयरफोर्स में मैं फैकल्टी का थोड़ा अनुभव बताऊंगा मैं आपको, रिलेवेंट लग रहा मुझे। तो एक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स होता है जिसमें कि लोग कैसे लोगों को पढ़ाया जाता है, तो वो मैं वहाँ इंस्ट्रक्टर में लोगों को बताता था। एयरफोर्स के चुने हुए आते थे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कि आपको कैसे क्लास में पढ़ाना है, तो उसके बारे में चर्चा मैं करता था। तो क्या हुआ कि एडोलेसेंस साइकोलॉजी, जब बच्चे एडोलेसेंस स्टेज में आते हैं, एडोलेसेंस स्टेज का सीधा सा अर्थ है कि जब टीनेजर बोलते हैं 11 से लेकर के 12 से लेकर के 18-19 तक का आता है, उस उम्र में बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंस रहते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने क्लास में कहते कहते मैंने इनको सुझाव दिया, एक्शन लिया कि उनके 2 बच्चे थे, एक सज्जन थे,
और 2 बच्चे थे और उनको दोनों बच्चे 2-3 साल का गैप था। तो मैंने कहा कि आप जाने के बाद से एक एक्सपेरिमेंट करना। दोनों बच्चों को सामने बैठाना और उसके बाद से उससे कहना कि 5 पॉजिटिव पॉइंट तुम इसके बारे में लिखो, 5 पॉजिटिव पॉइंट तुम इसके बारे में लिखो। और फिर वो अपना भी करें कि हमारे अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव हमारे अंदर क्या नेगेटिव पॉइंट है और तो उसको और अपना लिखें कि क्या अपना नेगेटिव पॉइंट है और फिर इस पर डिस्कशन करना है। तो ये बेंगलोर से गए थे और ये इंस्टीट्यूट जो है वो चेन्नई में है। तो चेन्नई ताम्रम में है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि वो आकर के वो लोग क्या करते हैं सैटरडे संडे छुट्टी होता था तो चले आते थे। तो आकर के बच्चों से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो बच्चों ने कहा कि और उसके पहले बहुत गुस्सैल थे वो। तो कहे कि पापा आपको क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आगे देखो मेरे साथ क्या होता है ना? और बाद में लड़के पढ़ने में अच्छे किए, इंजीनियर बन गए और उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था मैं। और जिस बच्चे की शादी जो हो रही थी, तो उस शादी के बाद उसी बच्चे से उन्होंने कार्ड भिजवाया, है ना? और ये बात वो एंड ऑफ द सेशन 8 सप्ताह का कोर्स होता था, उसके बाद शेयर किया। तो एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट बताया मैंने, उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने लागू किया और लागू करने से उनको जो परिणाम मिले, तो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई और उस ज़िंदगी का ग्रैटिट्यूड उनके अंदर आया, इसलिए वो मुझे सम्मान देते थे। तो मैं उसका पात्रता नहीं है मेरे अंदर, ये उनकी महानता थी कि वो मुझे तो सम्मान दिए उसका तो मैं दूँगा। तो आपसे विनम्र अनुरोध ये है कि इसको आप करें, आदि इसमें एक्सपेरिमेंट कुछ करें आप, अनुभव करें और फिर लोग खुद पूछने आएँगे कि अरे रंजन जी आपको क्या हो गया आजकल? आजकल कहाँ जा रहे हो? क्या सुन रहे हो? बड़ा व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है। तो लोग खुद पूछने आएँगे, तो कहेंगे यार चलो मैं एक मदिरालय में जाता हूँ, तो ज्ञान की मदिरा पिलाते रहते हैं कोई, तो आप भी उस मदिरालय में आकर सेवन करो ज़रा देखो कहते हैं। तो हमारे जब व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा तो निश्चित से लोग पूछेंगे, जाएँगे तो, है ना? तो यही मेरा आपसे अनुरोध है। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मंच जो है वंदना दीदी को सुपुर्द सर करता हूँ अपनी सर हम एक मिनट के लिए कुछ बात बोले क्या? हाँ, हाँ, ज़रूर। सर मेरा मानना है हमें कि अध्यात्म के बारे में जब तक आपको यो अंदर से नहीं लगेगा कि हमको कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना है तब तक वो मतलब नहीं आ पाएगा। जैसे कि मेरा उम्र 26 साल है तो इससे पहले हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते थे। हमको फिर हम अंदर सोचिए कि नहीं अब मेरा लाइफ को सेट करना है, हमको अंदर से चेंज लाना है। तो मतलब कि हम मन में ये मतलब कि था नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हमको सोशल मीडिया से अच्छे लोग से हम जुड़ते चले गए और फिर अच्छा होते गया। और वही है कि हम किसी दूसरे को बताते हैं इसके बारे में, मेरे फ्रेंड्स के बारे में, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। उनके जब तक मेरा मानना है कि जब तक अंदर से नहीं आया नहीं है कि हाँ, हमको ये समझना है कि अध्यात्म क्या है, मेडिटेशन क्या है, योगा क्या है, तब तक तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो है आप अपना काम करते रहें, ठीक है? और वो जिसको आना होगा आएगा। सत्ता जी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मदन जी अपना काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब आपको उसको देखना है उससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। यदि आपके व्यक्तित्व में फ़ायदा होगा, तो यदि मान लो 22 लोग जुड़े थे, तो 22 लोगों के साथ यदि 5 लोग यदि एक परिवार में 4 लोग को मान लीजिए, तो आज 88 लोग जुड़ गए। आज 88 लोग का यदि 22 लोग का परिवार में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, तब धीरे-धीरे एक स्टेप भी चलें हम, तो उसके बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, तुरंत हो जाएगी। आप उससे निश्चिंत रहें आप, है ना? आप अपना काम करते हैं कि मैं जाता हूँ मैं और जिसको जो बड़ी गुरु की कृपा होती है, पूर्व जन्म का संस्कार होता है, तो जी, आध्यात्मिक जी, उसमें जी। अद्भुत की पैदा होती है, ठीक है? लेकिन क्या है आप कभी जानते नहीं कि कब कैसे कोई आ जाए, अनएक्सपेक्टेड भी आदमी आपको जॉइन कर सकता है। आज राव साहब से मिला मैंने, आज राव साहब से 5-10 मिनट पहले 1 घंटा पहले बताया ज्वाइन कर लिए, ठीक है? तो आप नेवर नो कब कैसे होता है। तो लेकिन आप युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग जब दूसरे युवा वर्ग को कहेगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? ठीक है, नहीं जी, जी, जी। 90% 10% 2% रहे। जी, जी। दो अगली बार से कोशिश कीजिए कम से कम आप 2 दोस्तों को ज़रूर जोड़िए। ज़बरदस्ती श्योर नहीं, सर, श्योर। ज़बरदस्ती नहीं। आप उसको बताइए, यार मुझे जोड़ा और इस टॉपिक को मैंने लेक्चर सुना या ऐसे सुनता रहता हूँ मैं, तो मुझे ये फ़ायदा हो रहा है। अरे तुमको अच्छा लगता है, नेक्स्ट टॉपिक फैकल्टी ऑफ फीलिंग के ऊपर है, सुनना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो इससे मतलब आपको भी खुशी होगी और उसको भी दोस्त भी खुशी के साथ खुशी मिले उसको। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है? जी, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश भैया का सबको इतना अच्छा सा मार्गदर्शन देने के लिए और आपका भी। और अब हम इजाज़त है शांति पाठ का। सत्य भाई मिथिलेश भैया हाँ जी, करिए। जी। मन बिल्कुल शांत,
उस भाव में जो आज हमने सीखा उसे जीवन में आचरण में लाएंगे, उतारेंगे और हर पल उसमें जिएंगे। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम। मिथिलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। सभी जो आए श्रवण किए उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भैया से सॉरी, अब ये शांति पाठ हो चुका है। कह दे कि यूट्यूब पर देख लें।